बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग सिटी ऑफ एम्बर। इस कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि सूरज की तरह एक और सूरज हमारी धरती के पास आ गया, जिस वजह से धरती का पूरा वातावरण बदल गया। वैज्ञानिकों को समझ में आ चुका है कि अब धरती रहने लायक नहीं बची, इसीलिए वो ज़मीन की बहुत गहराइयों के नीचे एक अलग शहर का निर्माण करते हैं ताकि इंसानियत को बचाया जा सके। और अब बहुत सारे लोग ज़मीन की उस गहराइयों में उस शहर में चले जाते हैं जिसका नाम सिटी ऑफ एम्बर है। ये यहाँ पर अगले 200 साल तक रहेंगे, क्योंकि वैज्ञानिकों का मानना है कि 200 सालों तक धरती पर रहने लायक वातावरण नहीं होगा। जमीन की गहराइयों की जिन भूल भुलैया में अब सब लोग रहने के लिए चले गए हैं, वहां से निकलने के लिए एक नक्शा बनाया जाता है जिसे एक खास बॉक्स के अंदर डाल दिया जाता है। उस बॉक्स में टाइमर लगाया जाता है 200 साल का, ताकि आने वाली फ्यूचर जनरेशन जब इस बॉक्स को खोले तो उन्हें यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता मिल जाए। इस बॉक्स को इस शहर के मेयर को दे दिया जाता है और वो मेयर अपने मरने से पहले दूसरे मेयर को ये बॉक्स देता है, और इसी तरह से बॉक्स पास ऑन होता चला जाता है। और छठे मेयर की अचानक से मृत्यु हो जाती है, जिस वजह से वो इस बॉक्स को सातवें मेयर को नहीं दे पाता, और वक्त बीतने के साथ लोग इस बॉक्स को भूल जाते हैं। अब इंसानियत और जनरेशन पूरी तरह से बदल चुकी है जो पहली बार यहाँ इस सिटी में आई थी। साथ ही वो जनरेटर जो इस पूरी सिटी को इलेक्ट्रिसिटी देता है, उसमें भी खराबी आना शुरू हो जाती है, क्योंकि 200 साल पूरे हो चुके हैं। और वो बॉक्स भी खुल चुका है जिसके अंदर वो नक्शा है जिससे सब के सब यहाँ से बाहर की दुनिया में जा सकते हैं, जो शायद अब रहने लायक हो चुकी है। पर उस बॉक्स के उस नक्शे के बारे में अब किसी को नहीं पता। फूड सप्लाई और मेडिसिन्स भी अब खत्म हो रही है, क्योंकि यहाँ पर हर एक चीज को 200 सालों के लिए रखा गया था और 200 साल पूरे हो चुके हैं। यहीं शहर में हम एक स्कूल को दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे बच्चों ने अपनी बेसिक एजुकेशन को पूरा कर लिया है, जिसके बाद इन सब को एक एक पर्ची निकालने को कहा जाता है। इस पर्ची में वो काम लिखा हुआ है जो इन्हें पूरी जिंदगी करना है। यहीं पर डून नाम का एक बच्चा होता है। जब वो अपनी पर्ची निकालता है तो उसकी पर्ची में पोस्टमैन का काम आता है। हालांकि वो एक जनरेटर मैकेनिक बनना चाहता था, क्योंकि उसके पिता भी जनरेटर मैकेनिक है। वैसे भी यहाँ पर सबसे ज्यादा पर्चियां जनरेटर मैकेनिक की ही थी, पर उसकी किस्मत में पोस्टमैन का काम आता है। यहाँ पर डून की दोस्त भी है जिसका नाम लीना है, और लीना जब अपनी पर्ची निकालती है तो उसमें पाइप वर्क लिखा हुआ आता है, जो कि लीना को बिल्कुल पसंद नहीं होता। इसीलिए सीक्रेटली ये दोनों के दोनों अपनी पर्चियों को बदल देते हैं, जिससे लीना को बहुत खुशी होती है, क्योंकि वो हमेशा पोस्ट ऑफिस में काम करना चाहती थी। वहीं डून भी अब कुछ हद तक सेटिस्फाइड है, क्योंकि वो जनरेटर मैकेनिक बनना चाहता था, पर अब उसे पाइप्स का काम मिला है, जिसका मतलब ये है कि वो हमेशा जनरेटर्स के आसपास ही रहेगा। वहीं लीना जब अपने घर जाती है तो वो अपनी दादी को अपने जॉब के बारे में बताती है। उसकी दादी बहुत ज़्यादा बूढ़ी है, इसी वजह से कुछ हद तक उनकी याददाश्त भी कम हो चुकी है। वो लीना से कहती है कि तुम्हें अपने पिता के मैसेज को हमेशा याद रखना चाहिए। दरअसल मरने से पहले लीना के पिता ने उसे बताया था कि बाहर की एक अलग दुनिया है और एक दिन हमें यहाँ से बाहर जाना होगा। उन्होंने उसे उस बॉक्स के बारे में भी बताया था जिसके अंदर बाहर जाने का नक्शा है, लेकिन लीना को ये सारी की सारी बातें झूठी लगती है। अगले दिन लीना जब काम पर जाती है तो देखती है कि कुछ लोग एक आदमी को मार रहे हैं। वो आदमी चीख चीख कर कह रहा होता है कि शहर के अंधेरे हिस्से में जहाँ पर किसी भी इंसान का जाना मना है, मैंने वहाँ पर एक बहुत बड़े क्रिएचर को देखा, पर उसकी बात पर कोई विश्वास नहीं करता और उसे पकड़ कर ले जाया जाता है। तभी लीना वहाँ पर आती है और देखती है कि वहाँ पर उस क्रिएचर का सिंग है, जिस क्रिएचर के बारे में वो आदमी बता रहा था। यानी कि लीना को उस क्रिएचर पर अब पूरी तरह से यकीन हो चुका है। वहीं डून को दिखाया जाता है जो अपने काम पर जाता है, और उसका जो सीनियर ऑफिसर होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है। डून उसे कहता है कि मुझे पता है कि यहाँ पर एक पाइपलाइन खराब है, मैं उसे ठीक करना चाहता हूँ। उसका सीनियर ऑफिसर कहता है कि तुमसे पहले भी कई लोगों ने कोशिश की है, लेकिन उस जगह को ठीक नहीं किया जा सकता। डून से और बाकी सभी से वो बहुत मेहनत करवाता है, पर डून किसी भी तरह से उस पाइपलाइन को ठीक करना चाहता है। इसीलिए जब उसका सीनियर ऑफिसर सो रहा होता है, वो उसकी जेब से उस नक्शे को चुरा लेता है जो पाइपलाइंस का नक्शा है, और अब वो उस नक्शे की मदद से आगे बढ़ना शुरू करता है। इस पूरे शहर में इतनी बड़ी बड़ी और इतनी लंबी पाइपलाइंस होती है जिसके बारे में किसी को नहीं पता कि वो कहाँ से आती
आती हैं और कहाँ जाती है। और अब डून लगातार आगे बढ़ते हुए कमरे के बाहर पहुंचता है, जिसका नंबर 351 होता है। इस कमरे के बारे में नक्शे में कुछ भी नहीं लिखा होता, क्योंकि ऐसे ही किसी भी कमरे में जाना मना है, इसीलिए वो यहाँ से आगे बढ़ जाता है। और अब वो एक दूसरी जगह पहुंचता है जो कि स्टोर रूम है, जहां पर हर एक खाने की सप्लाई को रखा जाता है। पर खाना अब लगभग पूरी तरह से खत्म होने वाला है। ये देखकर उसे बहुत दुख होता है। तभी यहाँ का गार्ड आ जाता है जो उसे पकड़ लेता है। पर इससे पहले कि वो उसे कोई सजा देता, इस पूरे शहर की लाइट चली जाती है। हालांकि जनरेटर को ठीक कर दिया जाता है, पर अब सबको पता है कि जनरेटर की लाइफ अब बहुत ज्यादा नहीं है। जल्दी हमेशा के लिए यहाँ पर अंधेरा हो जाएगा। वही लीना को दिखाया जाता है जो अपनी दादी से बॉक्स के बारे में पूछती है, जिसके बारे में उसे बताया गया था। दरअसल लीना के दादा इस शहर के छठे मेयर थे, जिनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई, इसीलिए वो 7वें मेयर को बॉक्स को नहीं दे पाए। लीना उस बॉक्स को घर पर ढूंढना शुरू कर देती है। जल्दी उसे वो बॉक्स मिल जाता है, पर उसे नहीं पता कि उसे इस बॉक्स के साथ क्या करना है। वहीं शहर में सब लोग परेशान हैं, क्योंकि शहर में खाना, दवाइयाँ सब कुछ खत्म हो रहा है। लीना इसके बाद डून से मिलने के लिए जाती है और उसे उस क्रिएचर का सींग दिखाती है जो सींग उसे मिला था। वो चाहती है कि डून अपने पिता से सींग के बारे में पूछे कि ये असली है या नकली। डून अपने पिता के पास जाता है। उसके पिता बुक से देखकर बताते हैं कि ऐसा सींग तो होता है, पर इस दुनिया में इतना बड़ा कोई भी क्रिएचर नहीं था जिसका ऐसा इतना बड़ा कोई सींग हो। उसके पिता उसे बहुत ज़्यादा नहीं बताते, क्योंकि वो नहीं चाहते कि डून यहाँ की चीज़ों को एक्सप्लोर करे। इसीलिए वो वापस लीना के पास जाता है और अब लीना उसे वो चीज़ें दिखाती है जो उसे बॉक्स के अंदर से मिली थी, जिसमें एक फटा हुआ कागज़ का टुकड़ा होता है, एक कांच का टुकड़ा जिस पर एक निशान है और एक प्लेट। और अब ये उन टुकड़ों को जोड़ते हैं जिनसे इन्हें बाहर जाने का रास्ता मिल जाता है। यहाँ पर कमरा नंबर 351 का भी जिक्र होता है, जिससे होते हुए ये बाहर जा सकते हैं। ये दोनों के दोनों अब कमरा नंबर 351 की तरफ बढ़ चलते हैं। तभी ये वहां पर एक लंगड़ाते हुए आदमी को देखते हैं, जो इन्हें देखकर भाग जाता है। उसके हाथ में खाने के जो डिब्बे होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं। और जब ये उन खाने के डिब्बों को देखते तो हैरान हो जाते हैं, क्योंकि इन डिब्बों के बारे में मेयर ने पूरे शहर को बताया था कि ये खत्म हो चुके हैं। और तभी यहाँ पर वो क्रिएचर आ जाता है, इसका टूटा हुआ सिंग लीना को मिला था। ये दोनों के दोनों यहाँ से भागते हैं और तभी लीना देखती है कि डून ने जो हेलमेट पहना हुआ है वो उसके पिता का था, क्योंकि उसके पिता का नाम उस पर लिखा हुआ होता है। इसीलिए वो अपनी आंट के पास जाती है और अपने पिता के बारे में पूछती है। उसकी आंट बताती है कि तुम्हारे पिता को इस शहर से निकलने का बहुत शौक था। उन्होंने एक रास्ता ढूंढ भी लिया था, पर इससे पहले कि वो आगे बढ़ पाते उनकी मृत्यु हो गई। अब एक बार फिर से ये उसी जगह पर जाते हैं जहां पर कमरा नंबर 351 है। और जब ये उसे खोलते हैं तो उसके अंदर बहुत सारा खाना होता है, जो इस शहर के मेयर ने अपने लिए छुपा कर बचा कर रखा होता है, ताकि उसे खुद कभी खाने की कमी ना हो। ये वापस लीना के घर आते हैं, जहां पर ये लीना के पिता की एक पुरानी रिकॉर्डिंग को सुनते हैं, जिसमें डून अपने पिता की आवाज भी सुनता है और समझ जाता है कि लीना के पिता के साथ उसके पिता भी उनके मिशन में शामिल थे। वो अपने पिता के पास जाता है और कहता है कि मुझे पता है कि लीना के पिता के साथ आप भी उनके मिशन में शामिल थे, आप भी यहाँ से बाहर निकलना चाहते थे, हमें उस खोज को दोबारा करना चाहिए। पर उसके पिता नहीं चाहते कि वो उस खोज को करे, क्योंकि उस खोज में ही लीना के पिता की मृत्यु हुई थी। वही लीना को दिखाया जाता है जो मेयर की पोल खोलने के लिए उसके ऑफिस जाती है, ताकि सभी को बता सके कि उसने खाना छुपाया हुआ है। लेकिन मेयर के जो लोग होते हैं वो भी मेयर के साथ मिले हुए होते हैं, इसीलिए वो उसे पकड़कर मेयर के हवाले कर देते हैं। लीना देखती है कि मेयर के पास एक बैज है, जिस पर उसी कांच के टुकड़े वाला निशान है, जो कांच का टुकड़ा उसे बॉक्स के अंदर मिला था। और तभी यहाँ पर लाइट चली जाती है, जिसका फायदा उठाकर लीना मेयर के बैज को चुराकर यहाँ से भाग जाती है। और जब वो उस कांच के टुकड़े के साथ उसे मिलाती है, वो दोनों निशान बनकर एक कंप्लीट निशान बन जाते हैं, जो जनरेटर रूम के दरवाजे पर भी है। इन्हें लगता है कि ये उस दरवाजे की चाबी है। साथ ही मेयर ने इन दोनों को क्रिमिनल घोषित कर दिया होता है, जो भी इन्हें पकड़ेगा उसे अच्छा इनाम दिया जाएगा। ये दोनों के दोनों जनरेटर रूम में पहुंच जाते हैं और उस चाबी का होल ढूंढना शुरू कर देते हैं, जो इन्होंने मेयर के बैज से और कांच के टुकड़े से बनाई है, पर इन्हें उसका होल नहीं मिलता।
अब ये नक्शे में यानी कि कागज़ में आगे की इंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं, जिससे इन्हें पता चलता है कि इन्हें एक अलमीरा को हटाना होगा। और जब भी वहाँ पर रखी अलमीरा को हटाते हैं तो अंदर का एक रास्ता बन जाता है, जहाँ पर और भी बहुत सारी अलमीराज होते हैं। इसके बाद ये आगे की इंस्ट्रक्शन को पढ़ते हैं। इसमें लिखा होता है कि व्हील को घुमाओ, और जब ये व्हील को घुमाते हैं तो एक सीक्रेट चेम्बर खुलता है, जिसके अंदर अलमीरा चली जाती है और ये भी उस सीक्रेट चेम्बर के अंदर एंटर करते हैं। ये देखते हैं कि इनके सामने एक बहुत बड़ी नदी है, और जिसे अलमीरा समझ रहे होते हैं, दरअसल ये अलमीरा नहीं बल्कि यहाँ पर एक तरह की नाव रखी हुई है, जो यहाँ से निकलने के लिए बनाई गई है। अब वो पानी में जाते जाते आगे एक व्हील के सामने रुक जाती है, क्योंकि पानी का जो लेवल है वो बहुत कम है, और अगर इस नाव को यहाँ से निकलना है तो पानी का लेवल और भी ज़्यादा होना चाहिए। ये आगे की इंस्ट्रक्शंस पढ़ते हैं, जिसमें कंट्रोल रूम के बारे में लिखा होता है। ये दोनों कंट्रोल रूम के पास जाते हैं और वहाँ पर इन्हें वो की होल मिल जाता है, जो कि इन्होंने मेयर के बैज से और उस कांच के टुकड़े से बनाई थी। ये उस की से कंट्रोल रूम को खोलकर उसके अंदर जाते हैं और देखते हैं कि बाहर जितना भी मैकेनिज्म है उसे यहाँ से कंट्रोल किया जा सकता है। ये 4th नंबर की इंस्ट्रक्शन को पढ़ते हैं, जिसमें थ्रस्ट के बारे में होता है, और जब ये उस बटन को ऑन करते हैं तो बाहर जो बहुत बड़ा व्हील था, जिसके आगे बोट यानी कि नाव रुक गई थी, वो घूमना शुरू हो जाता है, जिससे पानी का लेवल बड़ी तेजी से बढ़ना शुरू हो जाता है। साथ ही इन्होंने जो अभी मैकेनिज्म ऑन किया होता है, इससे पूरे शहर में इलेक्ट्रिसिटी की पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिससे बल्ब फूटना शुरू हो जाते हैं। साथ ही अब सिटी में पानी भी आना शुरू हो गया है। मेयर को लगता है कि अब पूरी सिटी डूबने वाली है, इसीलिए वो उस रूम में चला जाता है जहाँ पर उसने फूड छुपाया होता है, क्योंकि उसे पता है कि ये रूम पूरी तरह से सुरक्षित है। भले पूरे शहर में पानी आ जाए, पर यहाँ पर पानी नहीं आएगा। पर यहाँ पर वो क्रिएचर आ जाता है जिसका सिंग लीना को मिला था, और वो मेयर को मार देता है। वहीं लीना और डून पानी के बढ़ने का इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन तभी वो व्हील जो घूम रहा होता है वो किसी चीज़ के अटकने से रुक जाता है, और अगर वो नहीं घूमेगा तो पानी का लेवल नहीं बढ़ेगा। ये लोग यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएंगे। पर तभी यहाँ पर डून का सीनियर आ जाता है, जो किसी तरह से उस प्रॉब्लम को फिक्स कर देता है। पर अगर वो चाहता है कि वो व्हील घूमता रहे तो उसे वहाँ लीवर को पकड़ बैठना होगा। वो डून से कहता है कि तुम यहाँ से निकल जाओ। हालांकि डून उन्हें ऐसी हालत में छोड़कर नहीं जाना चाहता, लेकिन उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। लीना अपनी सिस्टर को भी अपने साथ लाई होती है, और ये तीनों के तीनों उस नाव में बैठ जाते हैं। और जब पानी का लेवल व्हील से भी ऊपर हो जाता है तो ये तीनों के तीनों इस जगह से नाव से निकल जाते हैं। इनकी नाव एक टनल से बहते हुए पानी के आखिरी छोर तक पहुंच जाती है, जहां पर इन्हें दूर रोशनी दिखती है। इनके सामने बहुत ही लंबी सीढ़ियां होती है, और इन सीढ़ियों से चढ़ते हुए ये इस जगह से बाहर आ जाते हैं। ये अपनी जिंदगी में पहली बार धरती की सतह पर आए हैं, और इसका कोई फायदा नहीं होता। धरती में चारों तरफ अंधकार होता है। धरती की दुनिया और इनकी अंडरग्राउंड दुनिया दोनों एक जैसी है, यहाँ पर भी रहा नहीं जा सकता। रीना और डून दोनों डिसअपॉइंट होते हैं, क्योंकि इतनी मेहनत करने का कोई भी फायदा नहीं है। धरती आज भी रहने लायक नहीं बनी। पर कुछ ही देर बाद सूरज निकलता है, और ये देखते हैं कि धरती में चारों तरफ हरियाली है। दरअसल 200 सालों में धरती पूरी तरह से ठीक हो चुकी है। ये देखकर ये बहुत खुश हो जाते हैं। तभी इन्हें एक पक्षी दिखता है, और ये उस पक्षी का पीछा करते हैं, और आगे बढ़ते हुए इन्हें एक बहुत ही गहरी खाई दिखती है। जब ये उसके अंदर देखते हैं तो कई किलोमीटर नीचे इन्हें अपना एम्बर शहर दिख जाता है। इसके बाद एक संदेश लिखकर पत्थर से उसे नीचे एम्बर सिटी में फेंक देते हैं, जिसमें लिखा होता है कि हम बाहर पहुंच गए। साथ ही बाहर निकलने का रास्ता भी बताया होता है, और किस्मत से वो संदेश डून के पिता को मिल जाता है, जिससे वो समझ जाते हैं कि अब धरती तक डून और लीना पहुंच चुके हैं। इसका मतलब है कि एम्बर सिटी के सभी लोग जो कि धरती की गहराइयों में पिछले 200 सालों से रह रहे हैं, वो सब भी बाहर आ जाएंगे। और इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।